ये जो वेरिकोज वेन्स होती हैं, ये आपने अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी ना किसी के पैर में देखी होंगी। स्पेशली उन लोगों के पैर में ये ज्यादा देखने को मिलती है जो लंबे टाइम तक खड़ा रहते हैं। ये जो वेन्स होती हैं, ये पैर की वेन्स वो ब्लड वेसल हैं जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ ले जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये डिसीज्ड वेन है, ये नॉर्मली ब्लड इतना इफेक्टिवली नहीं ले जा पाती जितना आम यंग आदमी का ब्लड जाता है। तो ये वेन्स हो जाती हैं डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड यानी कि ये फैल गई हैं। नॉर्मल जो दुबली पतली सही साइज की वेन होती है उससे ये बड़ी है वेन। दूसरी चीज ये होती है प्रोट्यूडेड। प्रोट्यूडेड यानी कि पैर के अंदर, स्किन के अंदर ये गायब जो वेन रहती है, दिखती नहीं है नॉर्मल लोगों की, ये इसमें दिख रही है और बाहर सी निकल गई है, प्रोट्यूड होके यानी कि बाहर निकल गई है। फिर ये होती है डार्कन्ड, यानी कि इनका कलर डार्क हो गया। नॉर्मल जो ब्लू या आपको हल्का सा डार्किश ब्लू जो वेन दिखती है, ये उससे ज्यादा डार्क हो जाएगी, तो ये थोड़ा ज्यादा डार्क ब्लू कलर का दिखेगी आपको वेन। और ये होती है टॉर्चुअस। टॉर्चुअस का मतलब होता है ये स्ट्रेट है वेन और ये ऐसी टॉर्चुअस है। टॉर्चुअस मतलब जैसे आपने पहाड़ के ऊपर जाने वाली सड़क देखी होगी, वो ऐसी 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 टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये जो वेन्स हैं ये ऐसी सीधी बाहर नहीं निकल जाती, ये टॉर्चुअस होती है। ये ऐसी 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 अलग सा ही इसका एक जैसा सांप चलता है वैसा रास्ता होता है, या फिर सड़क जो पहाड़ के ऊपर जा रही है वो सबसे अच्छे से टॉर्चुअस वर्ड का मतलब डिस्क्राइब करती है। इस टाइम पे पेशेंट की वेन्स में क्या प्रॉब्लम है आप ये समझिए। पहले नॉर्मल वेन समझ लीजिए कैसी होती है। ये नॉर्मल वेन में होती है वेन की वॉल और ये होते हैं वेन के वाल्व्स। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को जाना है तो ये ब्लड जाएगा, और अगर ये वाल्व्स नहीं होंगे तो ये ब्लड वापस आ जाएगा। तो ये ब्लड को वापस आने से रोकने का काम करते हैं ये दोनों वाल्व्स। अच्छा, नॉर्मल पेशेंट में ऐसे ये ब्लड जाता जा रहा है, लेकिन अगर किसी को वेरिकोज वेन है तो ये वॉल हो जाएगी पहले वीक और डायलेटेड। मतलब ये वॉल एक बार कमजोर हो गई तो ऐसी फैल जाएगी, ये ऐसी नॉर्मल जो दुबली पतली वेन होती है वैसी नहीं बचेगी, इसकी वॉल्स फैली हुई मिलेंगी। और ये जो वाल्व्स होते हैं ये इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। इनकॉम्पिटेंट यानी इनका जो काम है ये काम नहीं कर पाते। कॉम्पिटेंट यानी काम करने की क्षमता रखने वाले। इनकॉम्पिटेंट मतलब अब ये काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये जो वॉल्स हैं ये डायलेट हो गई, और हमने पहले ही पढ़ लिया टॉर्चुअस हो जाती हैं, तो ये वॉल ऐसी कुछ अजीब सा ही इसका रास्ता सा बन गया। अच्छा, इसके अलावा ये जो वॉल्स हैं, सॉरी ये जो वाल्व्स हैं, वाल्व्स ये इनकॉम्पिटेंट है, अब ये कुछ काम नहीं कर रहे। मतलब अब ब्लड यहां से जब जाएगा ऊपर तो ये वापस नीचे आने से रोकने का जो काम होता है इन वाल्व्स का, ये तो काम कर नहीं रहे, तो ब्लड चला भी जाएगा और वापस भी आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसके आगे की जो वेन है ये बढ़िया है, ये कॉम्पिटेंट है, यहां पे वाल्व्स काम कर रहे हैं। ये जो ब्लड है ये कहीं ना कहीं तो अब आके इकट्ठा होगा और यहां पे ये इकट्ठा हो जाएगा, और इसके बियॉन्ड ब्लड नीचे नहीं जा पा रहा क्योंकि नीचे के जो वाल्व्स हैं वो बढ़िया हैं और वेन्स हैं नॉर्मल हैं, इससे वापस नीचे नहीं जा पाएगा और यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो ब्लड इकट्ठा होगा और ये जो वेन की वॉल ऐसी टॉर्चर्स और डायलेट हो गई है, वो हमें कुछ ऐसी ऊपर से पैर में पीछे के साइड मोस्टली ये देखने को मिलती है और ऊपर से कुछ ऐसी दिखती है। इन पेशेंट्स की कंप्लेंट क्या क्या होती है, मतलब ये जो पेशेंट्स हैं जिनको वेरिकोज वेन है ये कंप्लेंट क्या करते हैं। पहली चीज होती है पेन इनका। दूसरी चीज होती है फुलनेस की फीलिंग, और तीसरी चीज होती है एडिमा। देखिए ये जो पेन होता है ये लेग में होता है क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा कॉमनली वेरिकोज वेन देखने को मिलेगी। और ये जो पेन है ये शार्प पेन नहीं होता। अगर किसी ने पैर पे जोर से पेन चुबा दिया तो शार्प पेन होगा और एक जगह होगा और बहुत तेज दर्द होगा। ये डल पेन होता है। डल यानी कि एक जगह एक्यूट पेन नहीं हो रहा है, एक जगह तुरंत वाला पेन नहीं हो रहा है, ये लंबे टाइम तक चलता है पेन और फैला हुआ रहता है। कोई ये नहीं बोल सकता जी बस यहां पे दर्द है यहां पे नहीं है। तो डल है और एकिंग पेन है। एकिंग पेन मतलब पेशेंट पूरा दिन कंप्लेंट करेगा कि पैर मेरे दुखते ही रहते हैं, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, वैसे नहीं दुख रहा है कि किसी ने डंडा मार दिया या मान लो पेन चुबा दिया, वैसा नहीं है, लंबे टाइम तक चल रहा है और दुखन जैसी ज्यादा है। डल एकिंग पेन होता है, स्पेशली ये होता है आफ्टर स्टैंडिंग। कोई बहुत लंबा टाइम तक खड़ा ना भी हो, 2-4 घंटे सुबह से किचन में जाके मान लो अम्मा ने काम कर दिया किसी,
तो उसकी कंप्लेंट शुरू हो जाएगी कि अब मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया। फिर होती है फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो क्योंकि पैर के अंदर ये जो वेन है इसमें ब्लड इकट्ठा है, तो वो फील होगा उनको कि ऐसा लग रहा है कि कुछ इकट्ठा हो रखा है। और इडिमा होता है एंकल में, एंकल का इडिमा। तो ये तीन कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो अधिकतर सारे ही पेशेंट्स को मिलती हैं। इडिमा हो सकता है किसी को बाद में डेवलप हो, या फुलनेस की फीलिंग बाद में डेवलप हो और शुरू में पेन हो, फिर उसके बाद फुलनेस और इडिमा हो। जब भी कोई पेशेंट ओपीडी या फिर हॉस्पिटल में आता है इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को लेके, यानी कि वेरिकोज वेन को की कंप्लेंट को लेके, तो उसका एक टेस्ट किया जाता है ओपीडी बेसिस पे ही, जिसका नाम होता है ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। इस पर्टिकुलर टेस्ट में पहले पेशेंट को लिटा दिया जाता है, सीधा उसको बिस्तर पे बोल दिया जाता है कि आप लेट जाएं। तो उसके पैर अगर खाली बनाना चाहें तो उसके पैर अब ऐसे हैं, ये उसका बचा हुआ बॉडी है, ये हाथ है। अब पेशेंट जब सीधा ऐसा लेटा है, उसके जिस पैर में आपको वेरिकोज वेन्स देखनी है या टेस्ट करनी है, ये स्पेसिफिक ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट करना है, उस पैर को एलिवेट कर दिया जाएगा। अब जब ये पैर एलिवेट कर दिया गया तो जितना भी यहां पे ब्लड इकट्ठा है वेन्स के अंदर, ये टॉर्चुअस डायलेटेड वेन्स हैं जो वेरिकोज वेन्स बनी हुई है, ये पूरा ब्लड ड्रेन करके चला जाएगा पैर के बाहर, मतलब यहां से ड्रेन हो जाएगा, पैर में नहीं रुकेगा। और वेरिकोज वेन्स जो हमें दिख रही हैं अच्छी डायलेटेड मोटी मोटी, ये गायब हो जाएंगी, इसके अंदर से ब्लड खत्म हो जाएगा और ये वेन्स दिखनी बंद हो जाएंगी। तो जब आप एलिवेट करके रखेंगे तो अब ये जो वेन्स हैं ये वेन्स अब आपको नहीं दिखेंगी। ये हो गया स्टेप वन। स्टेप टू होता है थाई के मिडिल पोर्शन में यहां पे एक टॉर्निके बांधा जाता है, मतलब इसको बांध दिया जाता है। जैसे ब्लड निकालने के टाइम पे या हाथ में टॉर्निके बांधते हैं, इस वेन को डायलेट करते हैं और फिर इंजेक्शन से ब्लड निकाल लेते हैं, वैसा ही एक टॉर्निके यहां पे बांध दिया जाता है। ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है क्योंकि थाई हमारे आर्म से मोटी होती है, तो एक टॉर्निके यहां पे बांध दिया जाएगा। ये हो गया स्टेप टू, टॉर्निके बांधना। और तीसरा स्टेप होता है पेशेंट को तुरंत खड़ा कर दिया जाता है। अब जैसे ही पेशेंट को खड़ा करेंगे, खाली पैर का डायग्राम बनाते हैं, ये नी है और यहां पे टॉर्निके बंधा हुआ है। पेशेंट को जैसे ही खड़ा करेंगे उसके तुरंत बाद उसका ये टॉर्निके हटा देंगे। तो आप ये नोटिस करेंगे कि पेशेंट का जो ये वेरिकोज वेन्स है उसमें ब्लड ऊपर से नीचे भरना शुरू करेगा, और इस डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब जो पास में है, डिस्टल मतलब जो दूर है। तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शन में ब्लड भरना शुरू करता है। ये होता है पॉजिटिव, आ गया टेस्ट, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट हो गया। नॉर्मली कैसा होता है? नॉर्मली डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है, मतलब नॉर्मल पेशेंट का जिसको वेरिकोज वेन्स नहीं है, किसी और रीजन से ये डायलेटेड है वेन्स, जो कई हो सकते हैं, तो नॉर्मली डिस्टल से प्रॉक्सिमल ब्लड भरना शुरू करता है। और अगर वेरिकोज वेन्स है पेशेंट को तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल ब्लड भरना शुरू करेगा। ये ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट को, इस पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रीट कैसे करा जाता है? तो ट्रीटमेंट का सबसे पहली चीज होती है ट्रीटमेंट, या फिर लिख लेते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहली चीज होती है पेशेंट को एडवाइस किया जाता है स्टॉकिंग्स पहनने का। ये एंटी एम्बोलाई स्टॉकिंग्स नाम से आता है। एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहनाई जाती हैं। इन स्टॉकिंग्स का काम होता है जो पैर है उसको वो इतना कंप्रेस कर देता है। ये मान लीजिए पैर है और पैर के ऊपर यहां पे ऐसी स्टॉकिंग्स उसको पहना दी। स्टॉकिंग मतलब ये मोजे जैसा होता है, बस ये थाई तक आ जाता है। तो ये जो स्टॉकिंग्स पहनाई, इससे ब्लड का जो एक्यूमुलेशन है वेरिकोज वेन्स में वो कम हो जाता है, और ये प्रमोट करता है कि ब्लड वापस हार्ट के डायरेक्शन में, या फिर यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करे। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट को दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग नहीं पहनना। कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग का मतलब होता है कि ये पेशेंट है, इसने अगर यहां पे बहुत टाइट बेल्ट पहन लिया, बहुत टाइट बेल्ट पहन लिया, तो अब ये जो ब्लड का फ्लो है जो जा रहा है पैर से हार्ट के डायरेक्शन में, ये रोकेगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग इन पेशेंट्स को अलाउड नहीं होता। दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग का, टाइट मोजे पहन लेते हैं पेशेंट्स। तो टाइट मोजे के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये जो इसकी इलास्टिक है इन टाइट मोजों की, ये भी पैर से ऊपर हार्ट के डायरेक्शन में ब्लड जाने से रोकेंगे। तो इन पेशेंट्स को कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग पहनना नहीं अलाउड, यानी कि टाइट बेल्ट, टाइट सॉक्स, ये सब पहनना नहीं अलाउड।
अच्छा, इसके बाद इसका जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है वो होता है या तो स्क्लेरोथेरेपी से, या फिर लेजर से, या फिर वेन की स्ट्रिपिंग से। स्क्लेरोथेरेपी, लेजर थेरेपी, या फिर वेन की स्ट्रिपिंग। अब इन ट्रीटमेंट मोडालिटीज को पढ़ने के पहले आप ये समझिए कि ये किया क्यों जाता है। तो सबसे लाइफ थ्रेटनिंग डेंजरस कॉम्प्लिकेशन जो इस वेरिकोज वेन्स की वजह से होता है वो होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, या फिर पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जिसकी वजह से पल्मोनरी इंफाक्ट होता है। ये जो वेन्स हैं जो नॉर्मली ब्लड जाने दे रही हैं, और इसके जो वॉल्स हैं और वाल्व्स हैं ये बढ़िया काम कर रही हैं, इनमें ब्लड रुकता नहीं है। लेकिन एक बार इसने ऐसा टॉर्चस और डायलेटेड फॉर्म अपना लिया, ये वेन्स खराब हो गई, तो यहां पे जो ये ब्लड रुक रहा है ये यहां पे हो सकता है क्लॉट कर जाए। अब ये ब्लड अगर यहां पे क्लॉट कर गया, ये यहां से निकल के ट्रैवल करके हार्ट में जाएगा और पल्मोनरी सर्कुलेशन में फंस जाएगा, जिसे बोला जाता है एम्बोलिज्म हो जाना, यानी कि ब्लड का क्लॉट फंस जाना। लंग्स में फंसेगा, तो लंग्स में अगर ये ब्लड का क्लॉट फंस गया तो ब्लड जो नॉर्मली हार्ट से लंग्स में जा रहा है और लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेके वापस आ रहा है, ये सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इस वेरिकोज वेन्स की वजह से। जरूरी नहीं है कि सभी को हो जाए, कई पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट नहीं कराते और पूरा जिंदगी इन वेरिकोज वेन्स के साथ काट लेते हैं। लंग्स में फंसा तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये पैर में भी फंस सकता है तो उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कह देते हैं। सुपरफिशियल वेन में हुआ वेरिकोज वेन और क्लॉट बना, और ये अंदर किसी डीप वेन में जाके ये क्लॉट फंस गया, इसलिए करा जाता है इसका ट्रीटमेंट। अब स्क्लेरोथेरेपी की अगर बात करें तो स्क्लेरोथेरेपी में क्या किया जाता है, ये जो वेन टॉर्चस और इतनी मोटी ऐसी डायलेटेड पड़ी हुई है, इसमें एक पर्टिकुलर जगह पे, यहां पे और दूसरा यहां पे एक केमिकल सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। ये जो केमिकल सॉल्यूशन होता है ये वेन्स की जो वॉल है उनको अंदर से चिपका देगा। मतलब एक टाइप से हमने एक ऐसा एजेंट डाल दिया जो दोनों वॉल्स को चिपका देगा। अब क्योंकि ये वेन के अंदर से ब्लड जा ही नहीं रहा, तो ये वेन का काम करेगी ही नहीं, और जितना भी ब्लड यहां से जाना चाहिए वो तो वैसे भी नहीं जा रहा था, यहीं पे पड़ा हुआ था जबरदस्ती, तो ये ब्लड नहीं जाता और ये वेन एक टाइप से खत्म हो जाती है, ये वेन बचती ही नहीं है। तो इसके आगे की वेन ऐसी रहेगी, इससे बची हुई वेन ऐसी रहेगी, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो वेन है वो वेन का काम नहीं कर रही। अब आप ऑब्वियस एक सवाल आता है, आपने वेन बंद कर दी तो ब्लड जाएगा कैसे? तो बॉडी में इतनी सारी वेन्स होती हैं कि इसके हो सकता है पैरेलल कोई और वेन हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, जो नॉर्मली काम कर रही है, और जब ये वेन काम नहीं कर रही है क्योंकि ये तो वेरिकोज हो गई है, वेरिकोज वेन हो गई है, डायलेट हो गई है, तो वैसे भी काम नहीं कर रही है, इससे नॉर्मली ब्लड जा रहा है और पेशेंट का काम चल रहा है, इस पर्टिकुलर वेन को इस तरीके से बंद कर दिया जाता है। और यहां पे एक स्क्लेरोथेरेपी प्रोसीजर में एक ऐसा केमिकल एजेंट, केमिकल सॉल्यूशन डाल दिया जाता है जो इस वॉल, वेन की जो वॉल है उसको बंद कर दे। अब इसके बाद पेशेंट को 12 से 24 घंटे के लिए कंप्रेशन बैंडेज भी पहनाया जाता है। अब मान लीजिए यहां पे कुछ ब्लड फंस गया और ये ब्लड यहां पर रुक गया, तो जब पेशेंट का ये स्क्लेरोथेरेपी होगी इसके 2 से 3 हफ्ते बाद इसको पेशेंट को बुलाया जाएगा, और यहां पे एक इंसिजन लगा के, यहां पे एक इंसिजन लगा के इस क्लॉट को निकाल लिया जाएगा। इस क्लॉट को भी हटा देंगे और इस वेन को बेसिकली हमने खत्म कर दिया स्क्लेरोथेरेपी करके। तो स्क्लेरोथेरेपी एक ऐसा तरीका होता है जिससे वेन खत्म हो जाती है, और जो नॉर्मल हेल्दी वेन है बस वही बचती है जिससे ब्लड नॉर्मली जाता रहता है। ये तो हो गया स्क्लेरोथेरेपी। इसको अगर मैं लिखना चाहूं बिल्कुल स्पेसिफिक ब्रीफ पॉइंट्स में कि स्क्लेरोथेरेपी में हमने क्या किया, तो केमिकल सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू द वेन। इसके बाद कंप्रेशन, बैंडेज इज अप्लाइड, फिर इसको 2 से 3 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 2 to 3 weeks या फिर 14 to 21 days, एक ही बात है, इस पेशेंट को दोबारा हॉस्पिटल बुलाते हैं, एंड ब्लड रैप्ड इन वेरिकोज वेन इज रिमूव्ड बाय इंसिजन एंड ड्रेनेज। और एक बार इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दिया, इसके बाद दोबारा एक प्रेशर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो प्रेशर ड्रेसिंग इज डन फॉर 12 to 18 hours।
मतलब इंसिजन ड्रेनेज के बाद दोबारा प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं। ये तो हो गया स्क्लेरोथेरेपी। दूसरा ऑप्शन होता है लेजर से इसको ठीक करना, जिसको बोला जाता है लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी में बिल्कुल वही करा जाता है जो स्क्लेरोथेरेपी में किया, बट यहां पे कोई केमिकल सॉल्यूशन नहीं डालते, यहां पे लेजर डाला जाता है। मतलब अगर किसी के, ये पैर बना लेते हैं दोबारा किसी का, ये मान लीजिए पैर है और यहां पे वेरिकोज वेन है, तो यहां पे क्या करा जाएगा, एक पतला सा कैथेटर डाला जाएगा और इस कैथेटर का जो टिप है, टिप के ऊपर यहां पे लगा होता है लेजर। मतलब यहां पे लेजर लगाइए। अब लेजर क्या करता है, जैसे स्क्लेरोथेरेपी में अंदर एक केमिकल डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, लेजर क्या करेगा, यहां पे इस वेन को जला देगा। सिंपल भाषा में बोले तो ये जो वेन है जो डायलेट हो गई है, इसके दोनों एंड को जला दिया जाएगा। और एक बार ये जल गया तो जला हुआ अंदर, अगर हमारे नॉर्मल स्किन जल जाती है तो वो जलने के बाद हील करती है, जब हील करती है फाइब्रोसिस होती है उसमें, तो ये अंदर जब हीलिंग प्रोसेस होगा इस जलने के बाद तो फाइब्रोसिस हो जाएगी और ये वेन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो जो ब्लड है वो बचा हुआ जो नॉर्मल दूसरे हेल्दी वेन्स है उनके थ्रू ये ब्लड ट्रैवल करने लगेगा इसके बाद। अब ये जो लेजर थेरेपी है, आप समझिए ये जला रहे हैं, टाइप से बर्न कर रहे हैं, तो इसमें पेशेंट को दर्द होगा। अब ये दर्द को काउंटर करने के लिए, आप पेशेंट को दर्द ना हो उसके लिए हमें एक लोकल एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है। तो अगर इसको सिंपल भाषा में लिखें तो लेजर इज यूज्ड टू क्लोज द मेन वेन कॉजिंग वेरिकोज वेन या वेरिकोसिटी। तो ये जो वेरिकोज वेन कर रही है उसकी जो मेन वेन है उसको बंद करा विद हेल्प ऑफ लेजर या फिर हीट। लेजर इज यूज्ड विद हेल्प ऑफ हीट फ्रॉम दिस लेजर, तो गर्म करके जला दिया बेसिकली। अब मान लीजिए स्क्लेरोथेरेपी और लेजर थेरेपी दोनों ट्राई कर लिया और दोनों पेशेंट की बीमारी इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि दोनों थेरेपी काम ही नहीं करी, तब करी जाती है वेन स्ट्रिपिंग, यानी कि वेन को ही पकड़ के सर्जिकली निकाल दिया जाता है। मतलब उस पर्टिकुलर स्किन के पोर्शन में एक इंसिजन मारेंगे, वो वेन लेंगे, हटाएंगे और वापस सिल देंगे, तो इसे बोला जाता है वेन स्ट्रिपिंग। ये पहला ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है, ये पहला प्रोसीजर या फिर पहला सही तरीका नहीं है, पहले दूसरी चीजें ट्राई करेंगे और वो नहीं चलती है तब वेन स्ट्रिपिंग करेंगे। ये तब भी किया जा सकता है जब डिसीज बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और हमें पता है कि बाकी दोनों चीजें तो काम करेंगी ही नहीं करेंगी। तो इसमें अगर ये तब इंडिकेटेड है अगर इफ वेन इज, ये जो वेरिकोज डिसीज्ड वेन है इसका डायमीटर, इफ वेन डायमीटर इज मोर देन 4 मिलीमीटर्स। अब 4 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ी हो गई है अगर वेन, हमें पता है इसमें स्क्लेरोथेरेपी करो या लेजर डालो कुछ भी कर लो ये ठीक तो होगी नहीं, तब किया जाएगा वेन स्ट्रिपिंग। तो या तो 4 मिलीमीटर से बड़ा हो गया है वेन, या फिर क्लस्टर्स में है। क्लस्टर मतलब गुच्छा है, ये जो वेरिकोज वेन्स हैं इसके इतने सारे गुच्छे हैं कि कितनी जगह पे लेजर या कितनी जगह पे स्क्लेरोथेरेपी करेंगे। और साथ में ये बात हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि अदर ट्रीटमेंट इज ट्राइड बिफोर वेन स्ट्रिपिंग।